हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस के इस आरओ एआरओ के क्रैश कोर्स की क्लास में। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरल साइंस। मेरा नाम है मनीष कुमार उपाध्याय और मैं यहाँ पे आपको जनरल साइंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। और पढ़ाने से ज़्यादा हम यहाँ पे करेंगे मेंटरशिप और 1-to-1 इंटरेक्शंस। अब देखिए, होता क्या है कि जो आरओ एआरओ का सिलेबस है और हमारे जो पुराने पेपर है, अगर उनको हम एनालाइज करके देखें तो 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से। और उनको भी अगर फर्दर हम डिवाइड करके देखें तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं। इसके अलावा ना मेंशन होते हुए भी इसमें टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासतौर से बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सारी जो नई नई तकनीकियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो तकनीकियां डेवलप हो रही हैं, चाहे वो वीआर हो या ऑगमेंटेड रियलिटी हो, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की एक संभावना बनी रहती है। अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो ब्रीफ में इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम साइंस स्टार्ट करते हैं तो साइंस में हम सबसे पहले फिजिक्स लेकर के चलेंगे। फिजिक्स लेकर के चलने के पीछे हमारा कारण ये रहता है कि फिजिक्स बेसिक साइंस है, सभी साइंस का ये कहिए आधार है, नींव है। इस वजह से हम फिजिक्स को लेकर के चलेंगे। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं यंत्रों के बारे में, जहाँ से फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। तो यांत्रिकी पढ़ेंगे, मतलब कि मैकेनिक्स। उसके बाद हम देखेंगे वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करें हम यांत्रिकी की, तो विज्ञान की ये ऐसी एक शाखा है जिसका काम क्या है, यंत्रों के बारे में पढ़ना या उनके बारे में जानना क्या कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। अब यांत्रिकी में सबसे पहले देखिए, इंसान जब कभी इतना विकसित नहीं हुआ होगा या कहिए कि कम विकसित था या जंगलों में रहता था, उस टाइम पे उसको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? उस टाइम पे उनको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। एक तो लंबाई की, मतलब अगर वो मान लीजिए शिकार करते करते कहीं दूर चला गया तो लौट करके भी उसको आना है, वो कितनी दूर आ गया है, एक तो उसको लंबाई की ज़रूरत पड़ती होगी। दूसरी चीज़ उसको ज़रूरत पड़ती होगी द्रव्यमान की, कि कोई मान लीजिए कोई बहुत ताकतवर है, वो चीज़ों को आसानी से उठा सकता है, और कोई अगर मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर है तो वो चीज़ों को नहीं उठा पाएगा, तो उसको द्रव्यमान के कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी होगी। तीसरी ज़रूरत उसको पड़ी होगी टाइम की, कि मान लीजिए हम शिकार करने के लिए गए या बाहर गए तो हम टाइम से लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। तो मैकेनिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं राशियों को। अब राशि क्या है? किसी भी गुण को प्रदर्शित करने वाली चीज़ क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। लेकिन राशि 2 प्रकार की हो सकती हैं, अभौतिक राशियां और भौतिक राशियां। अभौतिक जैसे मान लीजिए कोई बहुत होशियार है, अब होशियार को मापा नहीं जा सकता, इसलिए कैसी हो गई? अभौतिक राशि होगी। कोई बहुत गुणवान है, इसको मापा नहीं जा सकता, इसलिए कैसी होगी? अभौतिक राशि होगी। कोई बहुत संस्कारी है। इसी तरह से कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको बड़े आराम से मापा जा सकता है। वैसी राशियां जिनको मापा जा सकता है, वैसी राशियों को हम कहते हैं भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों के अगर हम प्रकार की बात करें, देखिए भौतिक राशि को जब हमने माप लिया, मीजर कर लिया, तो इसका मतलब अब उसमें क्या आ गई? क्वांटिटी आ गई, उसमें नंबर आ गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। जैसे हमने कहा 20 मीटर, तो यहां पे क्या आ गया? नंबर 1 आ गया। अब नंबर आ गया, इसमें एक मात्रक आ गया, जैसे हमने मीटर बोला। लेकिन इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ सकती है पूरी तरह से प्रेजेंट करने के लिए किसी राशि को। कई बार आपको दिशा की जरूरत पड़ती है और कई बार दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस दिशा की जरूरत के आधार पर जो राशियां हैं वो 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वैसी राशियां हैं जिनमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अभी हमने जैसे लिया, मान लीजिए 20 मीटर का एग्जाम्पल जो लिया था। अब इस 20 मीटर में ये हो गई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान हो गया। ये हमारा हो गया यूनिट, ये मात्रक हो गया। इसके अलावा हमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने कहा मान लीजिए 5 kg, तो अब देखिए 5 kg अपने आप में हो गया कि 5 kg आलू हमको लेने हैं मान लीजिए, तो हमने सिर्फ दुकानदार को 5 kg आलू बोला। 5 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और kg हमारी क्या हो गई? यूनिट हो गई। हमको 5 kg ऊपर, नीचे, उत्तर, दक्षिण ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अतः ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान है, जैसे कि दूरी है, कार्य है, या ऊर्जा है, या इसका पावर, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो राशियां हैं, या हम वैद्युत धारा भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसी तमाम सारी राशियां जिनमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं?
अदिश राशियां कहते हैं। अब दूसरी जो प्रकार है हमारे पास वो है वैसी राशियों का जिनको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको अंक मान तो चाहिए ही चाहिए, हमको यूनिट भी चाहिए, प्लस हमको एक दिशा भी चाहिए। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को क्या कहते हैं? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि विस्थापन है, बल है। मान लीजिए हम बल का एग्जांपल लेते हैं। अब बल में क्या है, मान लीजिए कि अगर हम एक बाइक को धक्का दें तो बाइक को अगर पीछे से धक्का देंगे उसी कंडीशन में बाइक स्टार्ट होगी। अगर मान लीजिए उसको आगे से पीछे की तरफ धक्का दें, साइड से किसी भी साइड में धक्का दें तो वो स्टार्ट नहीं होगी। इसका मतलब बल का तभी मतलब है जब उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, एक विशेष दिशा होगी, तो ही बल का मतलब है। ऐसी राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। अब ये जो राशियां हैं इनको नापने के लिए, जैसा हमने अभी देखा था, हमको नापने के लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। नापने का मतलब या मापन का मतलब है, मीजरमेंट का मतलब है दो राशियों का कंपैरिजन या राशियों के एक स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम यूनिट कहते हैं, हमने मान लिया और उस मानक मान के साथ जो हम तुलना करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? राशियों का मापन कहते हैं। अब मापन के लिए कुल दो तरह के कैटेगरी हम मान सकते हैं। एक देसी सिस्टम चल रहा था भारत में, जैसे कि हम दूरी नापने के लिए यूज करते थे कोस का, वजन नापने के लिए हम यूज करने लगे मन का, और समय को नापने के लिए पल का प्रयोग करने लगे। दूसरी तरफ विदेशों में थोड़ा सा और एडवांसमेंट हो गया था, तो विदेशों में दो तरह की कैटेगरी में ये सब चल रहा था। एक तरफ थे अंग्रेज लोग, तो उनका चल रहा था अपना एक अलग सिस्टम। वो प्रणाली में क्या कर रहे थे कि दूरी नापने के लिए वो यूज कर रहे थे फुट का, और वजन नापने के लिए या द्रव्यमान नापने के लिए वो पाउंड का प्रयोग कर रहे थे, और टाइम नापने के लिए सेकंड का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए इस सिस्टम को कहा गया FPS सिस्टम। दूसरी तरफ हमारे पास था, फ्रांस में दो सिस्टम डेवलप हुए। एक था CGS सिस्टम और दूसरा था MKS सिस्टम। CGS में वही लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता था और ग्राम का प्रयोग किया जाता था द्रव्यमान नापने के लिए, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता था। इसी को थोड़ा सा और सुधारा गया फ्रांसीसी सिस्टम में, और भारत से जो दशमलव प्रणाली गई थी यूरोप में, उन दोनों को मिक्स करके एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको MKS सिस्टम कहा गया, जिसमें द्रव्यमान को मीजर करने के लिए किलोग्राम का, दूरी को मीजर करने के लिए मीटर का, और समय को मीजर करने के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। इसी MKS सिस्टम को जब और डेवलप किया गया तो यही MKS सिस्टम डेवलप होके बन गया सिस्टम डी इंटरनेशनल। क्योंकि ये फ्रांस में चल रहा था तो ये था इसका नाम सिस्टम डी इंटरनेशनली, लेकिन हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहां पे सिस्टमों का पूरा एक आपको देखने को मिलेगा कि सिस्टम थे हमारे। अब बात करें अगर हम गति की, तो गति क्या है? समय के साथ अगर मान लीजिए कोई एक चीज है, इस सेकंड में वो यहां पे खड़ी, मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, और अगले 2 सेकंड बाद भी अगर मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूं तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूं, मैं विराम की अवस्था में हूं। लेकिन अगर मान लीजिए 1 सेकंड के बाद मैं यहां पे हूं, अगले सेकंड में यहां पहुंच जाता हूं, लगातार समय के साथ साथ अगर मेरी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब मैं गति की अवस्था में हूं। तो गति का मतलब हो गया समय के साथ स्थिति में लगातार परिवर्तन होते जाना, क्या कहलाता है? गति कहलाता है। अब गति के जो प्रकार होते हैं, ये गति 2 प्रकार की होती है। कोई भी चीज या तो रेखा में सीधी में चलेगी, इसको सरल रेखीय गति या रेखीय गति कह सकते हैं, या वो रेखा में ना चल के वो क्या करेगी? कर्व में चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, वैसी गति को हम अरेखीय गति कहते हैं। अब रेखीय गति हो गई, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जो पटरी पर चल रही है, वो कैसी गति करती है? रेखीय गति करती है। जैसे एक ट्रक है, एक हाईवे पर दौड़ रहा है, वो कैसी गति कर रहा है? रेखीय गति कर रहा है। लेकिन अरेखीय गति में हम देखेंगे कि ये 2D और 3D टाइप की हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई एक थ्रो फेंका, तो थ्रो फेंकने का आप देखेंगे, थ्रो फेंका जाता है तो थ्रो इस तरीके से जाता है, किसी एक एंगल पर जो हम कोई ईंट या पत्थर फेंकते हैं तो वो इस तरीके से जाता है। इसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी कैसा है? एक अरेखीय गति का प्रकार है। या अगर हम मान लीजिए वृत्तीय गति की बात करें,
तो वृत्तीय गति भी कैसा है, एक अरेखीय गति का प्रकार है। या मान लीजिए एक पंखा है जो लगातार अपनी धुरी पर, इस तरीके से मान लीजिए पेन है, पंखा है, कोई अपनी धुरी पर अगर लगातार घूम रहा है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं, ये भी क्या है, एक अरेखीय गति का प्रकार है। इसका एक प्रकार हेलिकल मोशन भी होता है जो 3D अरेखीय गति का एक प्रकार है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो ये अरेखीय गति के प्रकार हो गए। ठीक, अब हम बात करें गति के नियमों के बारे में। तो अगर आपसे पेपर में पूछेगा गति के नियम किसने दिए हैं, तो आपको न्यूटन लगाना है। लेकिन न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है गैलीलियो। तो गैलीलियो ने भी गति के नियम दिए। गैलीलियो ने 2 गति के नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम ये था जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम में उन्होंने बताया कि भाई आप किसी चीज को धक्का मार रहे हैं तो उसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा आपको उतना ही ज्यादा उसमें धक्का लगाना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने नियम दिया कि आप किसी भी चीज को ड्रॉप करेंगे तो चाहे उनके द्रव्यमान चाहे जो भी हो, अगर समान ऊंचाई से एक 1 किलो की चीज और एक 1000 किलो की चीज अगर गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम में ही धरती पर पहुंचेंगी, जमीन पर पहुंचेंगी। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि हवा का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब वो निर्वात की बात कर रहे हैं, एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन में दोनों का जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके गति के समीकरण दिए गए। तो आपसे पूछे कि गति के समीकरण किसने दिए या जड़त्व का नियम किसने दिया, तो आपको बताना है गैलीलियो। लेकिन मूल रूप से अगर पूछे आपसे कि गति के नियम किसने दिए हैं, तो आप बताएंगे न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए हैं। और इन्होंने कुल 3 नियम दिए। पहले नियम में इन्होंने जो गैलीलियो ने बोला था कि कोई भी चीज है वो जड़त्व की वजह से विरोध करती है, तो जड़त्व के नियम को ही उठा करके इन्होंने दूसरे तरीके से कह दिया। गैलीलियो ने जड़त्व के रूप में नियम को परिभाषित किया था, इन्होंने बल के रूप में इस नियम को क्या कर दिया है, परिभाषित कर दिया है। इनका कहना था कि अगर किसी चीज पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो वो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। यहां पे अवस्था में परिवर्तन का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कागज है, उस कागज को हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो ये बल की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। या कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई चीज को अगर हम बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी। या चलती हुई चीज को अगर हम मान लीजिए चलती हुई एक साइकिल है, उसको अगर हम खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चलने से रुक जाएगी। तो चलती हुई चीज को रोकना और रुकी हुई चीज को चलाने वाला जो फैक्टर है वही क्या है, बल है। तो इन्होंने बल के रूप में डिफाइन किया कि अगर कोई बाहरी बल नहीं होगा तो वस्तु अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। इसके बाद आता है दूसरा नियम। अच्छा, इसमें देखिए बल की अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें बल का पहली बार जिक्र आया है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो कई बार वो पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस एक नियम से मिलती है, तो बल की परिभाषा हमको मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से। प्रथम नियम को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा बल भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे, अब देखिए ये बल के समानुपाती होती है, इसका मतलब ये कह रहा है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये संवेग परिवर्तन की दर है, और ये कह रहा है ये बल के समानुपाती है। ये आपसे एक्चुअली पूछ क्या रहा है या कह क्या रहा है, इस तरह की चीज को फिजिक्स में कहा जाता है व्युत्पत्ति या डेरिवेशन। अगर आपसे पूछे बल की डेफिनेशन या परिभाषा तो वो पहले नियम से मिलती है, पूछे बल की डेरिवेशन हमको कहां से मिलती है तो वो दूसरे नियम से हमको मिलती है। संवेग की परिभाषा तो संवेग को यहीं पे डिफाइन किया गया था। संवेग क्या है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है और यह एक सदिश राशि होती है। इसके बाद हम आते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर, जो तीसरा नियम है उनका, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि कोई मान लीजिए एक वस्तु है, उसने दूसरी वस्तु पर एक फोर्स लगाया F, तो ये जो दूसरी वस्तु है ये भी पहली वस्तु पर एक फोर्स लगाएगी F, लेकिन इनकी जो दिशा क्या होगी, ये प्रतिक्रिया है और कैसी होगी दिशा, विपरीत दिशा होगी। मतलब इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कई बार, चाहे तो वो संवेग संरक्षण के रूप में आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है या न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में एग्जाम्पल पूछ सकता है। दोनों के एग्जाम्पल लगभग एक ही बात है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमने गोली चलाई तो जो बंदूक की गोली है वो आगे की तरफ जाती है, ये हो गई क्रिया। अब जो गोली है वो जब आगे की तरफ जा रही है तो उसकी एक प्रतिक्रिया लगेगी बंदूक पर, तो बंदूक क्या करती है, पीछे की तरफ हटती है। एक रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो गैसें पीछे की तरफ निकलती हैं, नीचे भागती हैं, तो ये हो गई क्रिया। रॉकेट के ऊपर एक प्रतिक्रिया लगती है जिसकी वजह से रॉकेट लगातार ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम किसी नदी में हैं और नाव से क्या करें, अगर हम कूद जाते हैं तो नाव क्या होती है, जैसे हम आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव
पीछे की तरफ हट जाती है। ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया के ही नियम हैं। या मान लीजिए हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो हम अपने पैरों से धक्का मारते हैं पृथ्वी पर पीछे की तरफ। अब पृथ्वी क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत भारी पिंड है, इसलिए वो प्रतिक्रिया या क्रिया हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन पृथ्वी जब हम पर प्रतिक्रिया करती है तो उसकी वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो घोड़ा गाड़ी का चलना, हमारा चलना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? न्यूटन के तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं ये। आगे हम देखते हैं बल के बारे में, क्योंकि अभी हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था बल के बारे में। बल वो बाहरी कारक है जो वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन कर देता है। या तो स्थिति में परिवर्तन कर देगा, या आकार में परिवर्तन कर देगा, या आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा नहीं कि हर बार परिवर्तन हो जाएगा, या तो ये कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे आपने अगर दीवार पर धक्का लगाया तो जरूरी नहीं है कि दीवार आगे खिसक जाएगी। तो कई बार आप जब बल लगाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है और कई बार नहीं होता है। तो ये कैसा फैक्टर है? ये या तो कर देता है या करने का प्रयास करता है। अब बल के प्रकारों की अगर हम बात करें तो बल के दो प्रकार होते हैं मोटा मोटी। एक को जिसको हम वास्तविक बल कहते हैं। तो वास्तविक बल क्या है? ये बल वास्तव में काम करते हैं, मतलब वास्तव में ये वस्तु पर क्या होते हैं? लगे होते हैं। ऐसे बलों को हम वास्तविक बल या रियल फोर्स कहते हैं। अब इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे मूलभूत बल हैं। ये मूलभूत बल या फंडामेंटल फोर्स उनको कहा जाता है। जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो सबसे पहले फिजिक्स के जो 4 फोर्स लगे उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्स कहते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल है पहला बल, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वैद्युत चुंबकीय बल है दूसरा बल, तीसरा बल है नाभिकीय बल, और चौथा बल है वीक फोर्स या कमजोर बल या क्षीण बल भी इनको कहा जाता है। तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो टाइप है वास्तविक बलों का वो है संरक्षी बल। संरक्षी बल या जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनका जो टोटल एक सर्किल में जब ये काम करेंगे, इनको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है, केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो जब भी केंद्रीय बल काम करते हैं तो इनका जो टोटल वर्क है वो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं, सेंट्रल फोर्स याद करने के लिए अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप 1/r² याद कर लीजिए। या जिनमें भी नीचे r आता है सारे के सारे सेंट्रल फोर्स हैं, आप मोटा मोटी इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे अभिकेंद्र बल, जैसे हम बात कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, ये भी एक कैसा है? संरक्षी बल है। या हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, ये भी कैसा? एक संरक्षी बल है। कुछ ऐसे बल होते हैं जो संरक्षी नहीं होते हैं, ऐसे बलों को असंरक्षी बल कहा जाता है। और इनका जो कुल कार्य होता है वो कैसा होता है? या तो ये सकारात्मक होता है या फिर ये नकारात्मक होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी चीज को धक्का मार रहे हैं तो हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क किया जाएगा, या किसी चीज को खींच के ला रहे हैं तो हमारे द्वारा पॉजिटिव वर्क किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए घर्षण वर्क कर रहा है तो वो कैसा करेगा? नकारात्मक करेगा। तो असंरक्षी बल के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? पुल हो सकता है, या पुश हो सकता है, या तो धक्का या खिंचाव, इस टाइप के बल। या फिर घर्षण भी हमारा एक एग्जाम्पल किसका रहेगा? असंरक्षी बल का एक एग्जाम्पल रहेगा। अब जो दूसरा टाइप है वास्तविक बल के अलावा जो दूसरा टाइप बनेगा वो है अवास्तविक बल। इनको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। मतलब ये महसूस तो होते हैं कि हमारे ऊपर लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस तरह का कोई फोर्स हमारे ऊपर कार्य नहीं करता है। ऐसे बलों को हम कहते हैं अवास्तविक बल। जैसे अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के आप देखेंगे तो भाई जो हमारा कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उसमें देखेंगे अपकेंद्र बल काम करता है। जो दूध को बिलो करके जो क्रीम तैयार करी जाती है उसमें भी अपकेंद्र बल का ही प्रयोग किया जाता है। झूले पर जब हम गोल गोल झूले पर घूम रहे होते हैं तो बाहर की तरफ जो एक धक्का लग रहा होता है वो भी क्या होता है? अपकेंद्र बल की ही वजह से होता है। और इसी तरीके से एक पृथ्वी पर जो चक्रवात देखेंगे आप, नॉर्थ पोल में वो अलग डायरेक्शन में घूमते हैं क्लॉकवाइज, और साउथ पोल में अलग डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। उनको वो किसकी वजह से होते हैं? कोरियोलस बल। सच में ऐसा कोई बल नहीं लगता है, लेकिन लगातार ये हमको फील होते रहते हैं, इसलिए ऐसे बलों को क्या कहते हैं? अवास्तविक बल कहते हैं। ये वास्तव में लगते नहीं है, लेकिन हमको फील होता है कि हमारे ऊपर एक बल लगा हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, जब हम किसी मोड़ पर मुड़ रहे होते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही गाड़ी अंदर की तरफ टर्न होती है तो हमारी पूरी बॉडी बाहर की तरफ झुक जाती है। तो इसी बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। वास्तव में कोई फोर्स नहीं लगा, ये हुआ था जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से, लेकिन फिर भी हमने एक बल को महसूस किया। इसी चीज को हम अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कार्य के बारे में बात करेंगे। तो कार्य क्या है?
बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल है, इसका मतलब कोई सदिश गुणनफल भी होता होगा। बल और विस्थापन का अगर सदिश गुणन कर देंगे तो इसी को टॉर्क कहेंगे हम, या बल आघूर्ण कहने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी डार्ट को जब हम खोलते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है या जो उस पर एक ये इफेक्टिव यूनिट वर्क कर रही होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। किसी चीज को घुमाने के लिए जो फोर्स होता है उसको टॉर्क कहा जाता है। और अगर हमने अदिश गुणनफल किया है तो इसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन और बल का। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं फोर्स एक डायरेक्शन में लगा हुआ है और इसका विस्थापन इस डायरेक्शन में है, तो एफ कॉस थीटा, ये एस यहां पे या डेल्टा डी या एस इसको कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। जिसमें भी कॉस थीटा आता है वो सभी कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। तो कार्य हमारे कैसी राशि है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, जूल है। क्योंकि देखिए बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक बनता है न्यूटन। न्यूटन साहब ने, क्योंकि पहली बार न्यूटन ने ही बल को डिफाइन किया तो उनके सम्मान में इसका मात्रक न्यूटन रख दिया गया। और न्यूटन में जब विस्थापन मतलब कि हम मीटर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक मात्रक बन जाता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारा काम किया है, तो उनके सम्मान में इसी चीज को जूल कह दिया जाता है। और ये सभी के सभी हम जो पढ़ रहे हैं ये एसआई यूनिट है। लेकिन एक यूनिट अभी आपको याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी सीजीएस यूनिट की। तो बल की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट में इसका मात्रक होता है डायन, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। इसी को अगर हम मान लीजिए कन्वर्ट करें, इसी को अगर हम कन्वर्ट करें 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम जूल को अगर निकालें तो 1 जूल में अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो आपको याद रखना है डायन बल का एक मात्रक है और अर्ग क्या है, ऊर्जा या कार्य का एक मात्रक होता है। कार्य के टोटल 3 टाइप हमको देखने को मिलते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। कार्य के हमको टोटल 3 टाइप देखने को मिलते हैं। एक होता है धनात्मक कार्य। एक्चुअली क्या है कि ये जो एंगल बना हुआ है यहां पर, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हो सकता है। जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो ये कार्य आता है धनात्मक। कॉस थीटा की वैल्यू +0 और माइनस इस तरीके से होती है, +1 से लेके -1 तक। जब ये +1 की तरफ रहती है या थीटा की वैल्यू बल के बीच में और जो विस्थापन है उसके बीच में जो एंगल है, अगर वो मान लीजिए 90 से छोटा है तो वैसा कार्य क्या कहलाता है, धनात्मक कार्य कहलाता है। और धनात्मक कार्य करने वाले जो फोर्स हैं वो क्या है, पुल और पुश टाइप के जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक कार्य करते हैं। शून्य कार्य कब होता है कि अगर मान लीजिए cos थीटा की वैल्यू जब 90 एंगल हो जाता है, अगर ये एंगल इस तरीके से फोर्स इस तरीके से लेके और मान लीजिए जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है वो इस डायरेक्शन में हो, एंगल हो जाए 90, तो वैसी कंडीशन में cos की वैल्यू हो जाती है 0। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्य होता है वो शून्य होता है। अब अगर आपसे पूछे शून्य कार्य कब होता है, कई बार पूछा भी गया और ये कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो तैरने में कोई कार्य नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम बोझा ढो रहे हैं तब भी कोई कार्य नहीं होता है। आपसे पूछ सकता है इसको घुमा फिरा करके कुली द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होता है, तो कुली द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है फिजिक्स की भाषा में। या मान लीजिए हम तैर रहे होते हैं तब भी हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। वजह कि कुली मान लीजिए इस तरीके से, उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा और इस वजह से उसके द्वारा फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। फिजिक्स की भाषा में ऊर्जा खर्च करी जा रही है उसके द्वारा। या मान लीजिए कोई गार्ड है, वैसी कंडीशन में भी कार्य 0 हो जाएगा। एक गार्ड है जो खड़े खड़े जॉब अपनी करता है, तो उस कंडीशन में उसके द्वारा विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तब भी उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। तीसरा जो टाइप है वो है नकारात्मक कार्य का। नकारात्मक कार्य तब होता है कि अगर मान लीजिए ये जो बल के बीच में और विस्थापन के बीच में एंगल है, अगर वो बल इधर साइड में लग जाए और विस्थापन इस इधर साइड में है, तो वैसी कंडीशन में जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो जाएगा और एंगल की जो वैल्यू आएगी कॉस में वो नेगेटिव में आएगी। वैसी कंडीशन में जो टोटल फोर्स है, टोटल जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है, जिधर हमारी गति होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये काम कर रहा होता है और इसलिए इसका एंगल हमेशा 90 से बड़ा होता है। इसलिए घर्षण द्वारा जब भी काम किया जाएगा कैसा होगा, नकारात्मक होगा। अगर ठोसों के बीच में अगर विपरीत बल है तो उसको घर्षण कह देते हैं। अगर द्रव या गैस के
बीच में अगर इस तरह का कोई नेगेटिव फोर्स है तो उसको शान बल कह देते हैं। इसलिए शान बल जब भी काम करेगा, कैसा काम करेगा? नेगेटिव वर्क करेगा ये। ठीक, अब अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे, देखिए तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, हमारी जो कैपेसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब इसका जो मात्रक है वो वही कार्य जैसी ही एक इकाई है लगभग, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम या कार्य ऊर्जा प्रमेय भी आप पढ़ते हैं तो ये लगभग वैसी ही इकाई है। इसका जो मात्रक है वो जूल होता है और यह कैसी राशि होगी? कार्य भी एक अदिश राशि थी, इसलिए यह भी कैसी होगी? एक अदिश राशि होगी। इसका मतलब इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऊर्जा के अगर प्रकारों की बात करें तो अब जोन से फिजिक्स की यूनिट पढ़ेंगे उसी हिसाब से ऊर्जा को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे अभी हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, यंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा के दो ही प्रकार होंगे, यंत्रों की ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, और दूसरी जो सिंपली जिसको यंत्रों से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता या जिसको गति और स्थिति के अलावा कोई भी जितने भी प्रकार की ऊर्जा है उनको अयांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यांत्रिकी में ऊर्जा दो प्रकार की, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। हम प्रकाश पढ़ेंगे तो ऊर्जा दो प्रकार की होगी, प्रकाशिक ऊर्जा और अप्रकाशिक ऊर्जा। ध्वनि पढ़ेंगे तो ऊर्जा दो प्रकार की होगी, ध्वनि ऊर्जा और अध्वनि ऊर्जा। इस तरीके से हम डिवाइड करते चले जाते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा अर्थात यंत्रों के द्वारा जो ऊर्जा होती है या यंत्रों की विशिष्ट स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा अर्थात किसी वस्तु की विशेष गति के कारण या गति की वजह से उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए साइकिल चल के आ रही है तो अगर हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो वो हमको क्या लगाती है? एक धक्का लगा देती है। इसको हाफ mv² से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपसे पूछे गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है तो ये सब वही रहेंगे, अदिश, जूल और ये सब सेम रहेंगे। अर्ग का भी जो रिलेशन है वो यहां भी काम करेगा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जब पृथ्वी के लिए हम बात करते हैं तो मोटा मोटी इसको mgh कह दिया जाता है कि पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। नॉर्मली ये नेगेटिव होती है, तो जैसे जैसे हम किसी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो ये एक्चुअली पृथ्वी का एक उधार होता है और इस वजह से चीजें वापस लौट के क्या आती हैं? पृथ्वी पर आ जाती हैं। कई बार क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए हमने उतनी जितना हमने पृथ्वी से उधार ले रखा है उस उधार की वजह से हम पृथ्वी के साथ बाउंड हैं, मतलब इस स्थितिज ऊर्जा की वजह से हम पृथ्वी पर रुके हुए हैं। अगर हम पृथ्वी का कर्जा उतार दें, मतलब हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर अगर ऊर्जा पृथ्वी को दे देंगे तो हम पृथ्वी से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा सकते हैं। जब पृथ्वी को हम हमेशा के लिए छोड़ के जाते हैं तो उसको कहते हैं एस्केप एनर्जी या पलायन ऊर्जा, और उसके लिए जो वेग की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं पलायन वेग। नॉर्मली ये क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ की बात हो रही है ये। ठीक, अब हम आते हैं जो यंत्रों को गतिज और स्थितिज ऊर्जा के अलावा जितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं वैसी ऊर्जाओं को अयांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा की बात करें तो पृथ्वी पर क्या होता है? सूरज से जितनी भी ऊर्जा का सोर्स है नॉर्मली वो सूरज ही है, मैक्सिमम ऊर्जा का सोर्स सूरज ही है। सूरज से जो भी ऊर्जा आती है उसको क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। वही ग्लूकोज को जब हम खाते हैं या स्टार्च के फॉर्म में जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारी कोशिकाएं उसको क्या करती हैं? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती हैं और ऊर्जा को फिर से वो कोशिका ग्रहण कर लेती है। तो इस फॉर्म में जो बॉन्डों के फॉर्म में जो एनर्जी नहीं रहती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, जैसे आपको पता होगा कि भाई अगर मान लीजिए हम किसी एक नाभिक को हल्के हल्के नाभिकों में तोड़ दें, मान लीजिए A+B में तोड़ दें तो इसके साथ एक एनर्जी भी आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। जैसे फ्यूजन या फिजन, विखंडन की ऊर्जा और संलयन की ऊर्जा। तो नाभिकों में उपस्थित ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब किसी भी तार में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो उनके जाने की वजह से एक ऊर्जा उसमें निहित रहती है वायर में, जिसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे उसी ऊर्जा की वजह से पंखा घूम रहा होता है या जो भी हम जितने भी, या मान लीजिए उसी ऊर्जा को हम कन्वर्ट करके लाइटिंग में कन्वर्ट करके हमको ऑप्टिकल एनर्जी मिल रही होती है। ध्वनि ऊर्जा, जैसे ध्वनि ऊर्जा भी इसका एक टाइप है और भी बहुत सारे टाइप इसके हो सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, बात करेंगे हम शक्ति के बारे में। तो शक्ति क्या है? पावर इसको कहते हैं।
कार्य करने की दर, देखिए कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी को हमने कहा था ऊर्जा, और कार्य करने की दर द रेट ऑफ वर्किंग, इसको हम क्या कह रहे हैं, शक्ति कह रहे हैं, मतलब P इक्वल W/T। अब W की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या था, ये जूल था, कार्य का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। अब एक बात बताइए, जूल पर सेकंड ये भी मात्रक बन सकता है, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जेम्स वॉट, तो जेम्स वॉट के सम्मान में इसका मात्रक क्या रख दिया गया, वॉट रख दिया गया। और ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी एक अदिश में किसी दूसरे अदिश का गुणा या भाग किया जाता है तो आंसर हमेशा आपको एक अदिश राशि ही मिलती है। अब जब जेम्स वॉट साहब अपने क्या कर रहे थे, अपने इंजनों को बेचने की जब कोशिश कर रहे थे, तो जितने भी उद्योगपति थे उस टाइम पे उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, दुकानदार उतना ज्यादा साइंटिफिक चीजों में ध्यान नहीं देता है, तो उनको समझाने के लिए, खदानों में काम करने वाले लोगों को समझाने के लिए कि मेरा इंजन कितना ताकतवर है, तो उन्होंने क्या किया, घोड़ों का प्रयोग किया। उस टाइम पे घोड़ों से ही खदानों से चीजों को बाहर खींचा जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके 4 घोड़े मिलके जितना काम करते हैं, मेरा इंजन उतना काम करता है। और वहीं से एक यूनिट और पड़ गई जिसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है। आप देखेंगे अमेरिका से जो भी इंजन वगैरह आयातित होते हैं उनमें अभी भी हॉर्स पावर में ही कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। और हॉर्स पावर में आपसे पूछ सकता है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए भार की अगर हम बात करें तो भार क्या है, हम ये जानते हैं, न्यूटन का जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेथे। बेथे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीजों को उसने नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद वो कंक्लूजन पर पहुंचा। लेकिन कंक्लूजन फाइनली देने से पहले उसकी हो गई डेथ। तो उसका एक शिष्य है जिसका नाम है केपलर। केपलर उन कंक्लूजन को प्रेजेंट करता है और केपलर के टोटल 3 नियम देता है। पहले नियम में वो बताता है कि कोई भी जो प्लैनेट होगा जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा होगा, वो कभी भी वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमेगा, बल्कि वो कैसी कक्षा में घूमेगा, इलिप्टिकल कक्षा में या दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होगा। और प्लैनेट घूम रहा होगा इस कक्षा पे, और जो सन होगा वो किसी एक सेंटर पे होगा। तो कभी प्लैनेट क्या होगा, दूर होगा, और कभी प्लैनेट क्या होगा, नजदीक होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा, दूसरे नियम में, जिसको कक्षीय चालों का नियम भी कहा जाता है, कि जब ये दूर होगा तो इसकी गति धीमे होगी, और जब ये पास होगा तो इसकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या कक्षीय चालें जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, इस तरीके से। तीसरा इन्होंने नियम दिया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी, टाइम भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। अगर जैसे हम बात करें बुध की, तो बुध सूरज के नजदीक है इसलिए वो जल्दी घूम जाता है। बात करें हम पृथ्वी की, बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, लेकिन पृथ्वी 365 दिन में लगा पाती है, क्योंकि पृथ्वी बुध की अपेक्षा क्या है, सूरज से ज्यादा दूर है। तो इस तरह से यहां पे आया। अब जो तीसरा नियम है केपलर का, उसी का प्रयोग करते हुए न्यूटन साहब ने एक नियम दिया जिसको गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन साहब ने बताया कि कोई भी द्रव्यमान होंगे आपस में, 2 द्रव्यमान, वो चाहे कहीं भी क्यों ना स्थित हों, आपस में वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब उसी खिंचाव की वजह से क्या होता है, वस्तुओं में भार हो जाता है। अगर एक बड़ी वस्तु है और एक छोटी वस्तु है, तो वो क्या करेगी, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो किसी बड़े पिंड द्वारा वस्तु पर अपने केंद्र की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है। अगर वो बड़ा पिंड, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, तो क्या इसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्व कहा जाएगा, इसी को ग्रेविटी कहा जाने लगता है। अब ये कैसी है, परिवर्तनशील इकाई है। क्यों, क्योंकि वेट इक्वल मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब क्योंकि जी का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यह भी लगातार परिवर्तित होती रहती है। तो अगर जैसे आपसे कहा जाए कि किसी चीज का भार पृथ्वी पर कुछ है और चंद्रमा पर कुछ और हो जाएगा, तो क्योंकि पृथ्वी पर जी का मान ज्यादा होता है तो किसी भी चीज का भार ज्यादा होगा, चंद्रमा पर जी का मान क्या रहता है, कम रहता है, तो इसलिए वहां पे भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर हम बात करें तो भार भी क्या है, एक तरह का बल है, इसलिए इसका मात्रक होगा न्यूटन। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो उसका मात्रक क्या रहेगा, किलोग्राम रहेगा। तो जी के कुछ क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि कहां कहां पे परिवर्तन आता है। तो एक तो पृथ्वी की आकृति के कारण
परिवर्तन आता है, उसकी वजह यह है कि देखिए पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसी है, थोड़ी सी अंडाकार आप कह सकते हैं, या पृथ्वी कैसी है, जियोइड है, एक स्पेशल टाइप की आकृति है। अब उसमें क्या है, भूमध्य रेखाओं पर जो त्रिज्या है वो ज्यादा है और ध्रुवों पर त्रिज्या कम है। जहां त्रिज्या कम होती है वहां पे जी का मान होता है ज्यादा, जहां त्रिज्या ज्यादा होती है वहां जी का मान होता है कम। तो ध्रुवों पर इसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर इसका मान होता है कम। यदि पृथ्वी अगर तेजी से घूमने लग जाए, अभी जैसे 24 घंटे में घूम रही है, अगर वो और तेजी से घूमने लग जाए तो उस कंडीशन में भी जी का मान घट जाएगा, और जितना अभी घूम रही है अगर उससे 17 गुना और तेजी से घूमने लग जाए तो जी की वैल्यू पृथ्वी पर हो जाएगी 0। वैसी कंडीशन में किसी भी चीज का वेट होगा वो भी 0 हो जाएगा, और इसी कंडीशन को कहा जाता है भारहीनता की स्थिति, जैसा कि उपग्रहों में भी देखा जाता है। पृथ्वी तल से अगर हम ऊपर जाते हैं तब भी जी का मान घट जाता है। पृथ्वी तल से अगर हम नीचे, जैसे सुरंग वगैरह खोद करके अगर हम नीचे जाएंगे तब भी इसका मान क्या होगा, घट जाएगा। लिफ्ट अगर मान लीजिए त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वैसी कंडीशन में भार हमको बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है त्वरण के साथ तो भार हमको घटता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है त्वरण के साथ तो हमें सर में चक्कर आने लग जाते हैं, वजह कि हमको आदत नहीं होती है घटे हुए भार के साथ। या हवाई जहाज जब ऊपर की तरफ जाता है तो भारीपन महसूस होता है, और जब नीचे की तरफ हम उतरते हैं या टर्बुलेंस होता है तो आपने देखा होगा कई बार एकदम हमको जैसे उड़ रहे हैं वैसे टाइप का फील होने लग जाता है। लेकिन अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो जी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात लिफ्ट में जो वस्तु रखी है उसके भार में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इससे आगे अगर हम बात करें दाब के बारे में, दाब क्या है, अगर किसी भी क्षेत्रफल पर अगर फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। तो इसका जो परिभाषा बनेगी वो P = F/A। P की अभी मात्रक हमने पढ़ा था न्यूटन, और एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन एक साइंटिस्ट है पास्कल, तो उनके सम्मान में इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कह दिया गया, और यह भी एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें कोई दिशा नहीं होती है। पास्कल साहब ने एक नियम दिया था कि अगर हम किसी भी बिंदु पर दाब लगाएंगे तो वो एक जगह पर, जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी द्रव में आगे की तरफ दाब लगाया तो वो सिर्फ आगे की तरफ धक्का नहीं जाएगा, बल्कि वो सभी दिशाओं में वितरित हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक गुब्बारे में जब आप फूंक मारते हैं तो आपने आगे की तरफ हवा का प्रेशर लगाया, लेकिन हवा गुब्बारे को सिर्फ आगे की तरफ नहीं फुलाती है, बल्कि उसको सभी डायरेक्शन में, जहां जहां गुब्बारा फूल सकता है उन सभी डायरेक्शंस में फुला देती है। तो उन्होंने कहा कि भाई दाब सभी दिशाओं में वितरित हो जाता है। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक मशीनें काम करती हैं। जितनी भी हाइड्रोलिक, चाहे लिफ्ट हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, डिस्क ब्रेक जिनको कहा जाता है, वो सभी इसी पास्कल के नियम के आधार पर ही कार्य करती हैं। अब देखिए पास्कल के नियम का यूज क्या है। पास्कल के नियम का यूज ये है कि आप कम फोर्स लगा करके, एरिया बढ़ा करके क्या कर सकते हैं, फोर्स को बढ़ा सकते हैं। अब दाब के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं कुछ चीजों के, या दाब का कुछ चीजों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो क्या हो जाती है कि अगर हम उनको गर्म करेंगे तो उनका आयतन घट जाता है। जैसे कि बर्फ का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम गर्म करें तो उनका आयतन बढ़ता है, जैसे हम मोम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो वैसी चीजें जो पिघलने पर आयतन में बढ़ती हैं, उनका अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट या उनका द्रवनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वैसी चीजें जिनका आयतन घटता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा दाब बढ़ाने पे। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब एक बर्फ के ऊपर कोई धागा डाल दिया जाता है और दोनों तरफ वेट लटका दिए जाते हैं तो वो पिघल पिघल के बर्फ पूरी तरीके से, वो धागा बर्फ को काट देता है और फिर से बर्फ पूरी जुड़ जाती है। इसी तरीके से हम देखें कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बढ़ता है। अब ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे किसी का आयतन बढ़ता हो गर्म करने पर, चाहे किसी का आयतन घटता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि बढ़ता है घटता है, क्वेश्चन वो पूछता है किस तरीके से कि जब हम पहाड़ों पर चले जाते हैं तो रोटियां या दालें क्यों देरी से बनती हैं, या हम प्रेशर कुकर में जब पकाते हैं तो सब्जी या कोई भी दाल है वो क्यों जल्दी पक जाती है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है।
अब अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं कि भाई चंद्रमा पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलेगा, बात यही है ना बॉइलिंग पॉइंट की। तो चंद्रमा पर क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, अब यहां पे पृथ्वी पर एक प्रेशर है जिसकी वजह से जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है। चंद्रमा पर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा। आगे हम बात करेंगे श्यानता के बारे में। श्यानता क्या है, विस्कोसिटी। तो तरल की परतों के बीच कार्य करने वाला विरोधी बल। तरल क्या होता है, देखिए जो कोई भी चीज बहती है, मान लीजिए जमीन हो गई, तो इसकी एक परत हम ये मानते हैं, एक दूसरी परत ये मानते हैं, तीसरी परत ये मानते हैं, इनके बीच में एक गैप मान के चलते हैं। तो जो द्रव का प्रवाह है उसको हम मानते हैं परतों के रूप में। कोई भी, जैसे हमने यहां पे तरल वर्ड यूज किया है फ्लूइड, तो फ्लूइड का मतलब होता है इसमें लिक्विड भी आता है, द्रव भी आता है और इसमें गैसेस भी आती हैं। दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। तो चाहे हम द्रव की बात करें चाहे हम गैस की बात करें, दोनों ही कंडीशन में जो परतों के बीच में काम करेगा उस विरोधी बल को हम क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। और अगर मान लीजिए ठोसों की दो परतों के बीच में यही बल काम करेगा तो इसको हम कहते हैं घर्षण बल। अब इसको पॉइजली नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है वेंचुरीमीटर वगैरह बनाने में। तो बहुत सारा काम उन्होंने द्रवों के बारे में पढ़ने में अपना बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारे नियम दिए। तो उनके सम्मान में इसका मात्रक रख दिया गया पॉइज। लेकिन ऐसा ही यूनिट में, क्योंकि पॉइज क्या हो जाता है, काफी छोटा रहता है, तो इसलिए इसका एक मात्रक बना दिया गया डेका पॉइज। अब ताप अगर बढ़ाएंगे तो द्रवों की श्यानता कम हो जाती है ताप बढ़ाने पर, और गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। इस चीज को हम समझते हैं। देखिए गैसों में श्यानता का सीधा सीधा मतलब है गाढ़ापन, थिकनेस। डेंसिटी इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है। तो गाढ़ापन है जो द्रवों की श्यानता है। जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे, मान लीजिए मॉलिक्यूल पास पास हैं, गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। जब ये दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा, आपस में ये कम क्रिया करेंगे, इसका मतलब श्यानता हो जाएगी कम। अब अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के अणु तो पहले से ही बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, उनमें नॉर्मली टक्कर बहुत कम होती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अभी चल रहे थे ये बहुत धीरे धीरे, अभी जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे तो इनकी स्पीड हो जाएगी ज्यादा, तो इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे बर्नौली की प्रमेय, जो तरल गति से ही संबंधित है। जैसे हम नॉर्मली दो तरह के नियम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। एक तो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम, जिसमें यह कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो इस माइक ने क्या कर दिया, मेरी जो ध्वनि ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। या मान लीजिए स्पीकर है, वो स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर देता है। तो बर्नौली की प्रमेय क्या है, तरल गति से संबंधित है और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को ही क्या करती है, निरूपित कर देती है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं ठोसों के बारे में, तो अभी हमने यांत्रिक ऊर्जा के सिर्फ दो ही प्रकार पढ़े थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है, कांस्टेंट रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी तरल की, तो उसमें एक दाब ऊर्जा भी साथ में जुड़ जाती है। तो तीन तरह की ऊर्जा रहती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का योग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है या बर्नौली की प्रमेय है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है वेंचुरीमीटर में। वेंचुरीमीटर एक ऐसी मशीन है या एक ऐसा यंत्र है जो पाइप में द्रव की गति या फिर द्रव के बहने की दर को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। अगर मान लीजिए दो जहाज अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ अगर चल रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में जहाजों के आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वो भी किसके द्वारा तय होता है, बर्नौली के द्वारा तय होता है। बर्नौली साहब ने बताया कि जहां पे वेग ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो ज्यादा वेग होगा, बीच में प्रेशर हो जाएगा, एक जहाज इधर गया एक इधर गया, दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जुड़ जाएंगी। वैसी कंडीशन में इधर प्रेशर कम हो जाएगा और दोनों जहाज आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे। तेज
आंधी जब चलती है तो छत उड़ जाती है। अगर मान लीजिए ऊपर से ज़्यादा तेज हवा चलेगी तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसलिए नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और छत टूट सकती है। वैसे ही कंडीशन में अगर कोई बहुत तेज ट्रेन चल रही है, अगर हम उसके पास कहीं खड़े हुए हैं तो हमको उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, एक धक्का ऐसा लगता है जैसे ट्रेन हमें अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रहती है, जहां वेग ज़्यादा वहीं प्रेशर कम। आगे हम देखते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में हम देखेंगे। तो पृष्ठ तनाव क्या है कि कोई भी जो चीज है दुनिया की, वो अपनी ऊर्जा को कम से कम खर्च करना चाहती है, और जितने भी हमारे पास कोई भी आयतन है उसके लिए जितनी भी आकृति हम बना सकते हैं, उनमें सबसे कम पृष्ठ क्षेत्रफल किसी भी गोल चीज का होता है, किसी भी स्फीयर का होता है। इसलिए हर एक चीज जिसको ऊर्जा बचानी है वो हमेशा गोल आकृति ग्रहण करने की कोशिश करती है। आप देखिए गर्मियों के टाइम पे जब हमको ऊर्जा रिलीज करनी होती है तो हम हाथ पैरों को फैला करके सोते हैं। इसी अब सर्दियों के टाइम पे आप देखेंगे हमको ऊर्जा बचाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम अपनी बॉडी को पूरा गोलाकार बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर हमें ऊर्जा बचानी है तो हमें गोल होना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तारे हैं, सभी गोल आकृति में पाए जाते हैं। तो हर एक चीज अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करती है। तो पृष्ठ की न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करके क्या करना चाहेगा पृष्ठ? अपनी ऊर्जा बचाना चाहेगा। यही प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन कहलाती है। सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है, सरफेस टेंशन इक्वल F/L। मान लीजिए इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा हमने मान ली जिसकी लंबाई L ले ली, उस पर एक फोर्स लगा हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वैसी कंडीशन में इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। और इसकी प्रकृति क्या रहेगी? इसकी अदिश टाइप की प्रकृति रहेगी, अर्थात सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब सरफेस टेंशन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव नॉर्मली लिक्विड में ही देखने को मिलेगा, गैसेस में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। पृष्ठ तनाव अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किसकी वजह से था? फोर्स की वजह से ना। तो अणुओं के बीच में आपस में एक आकर्षण बल लगता है जिसको हमने F से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम मान लीजिए ताप बढ़ा देंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी तो बीच का फोर्स हो जाएगा कम। फोर्स अगर कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरीके से दो तरह की अशुद्धि हम किसी भी चीज में मिला सकते हैं, या तो वैसी अशुद्धि जो बहुत तेजी से घुल जाती हैं, या फिर वैसी अशुद्धि जो बहुत धीरे धीरे घुलती हैं। अगर हमने बहुत तेजी से घुलने वाली अशुद्धियों को मिला दिया तब ये क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत तेजी से घुलने वाली, जैसे अगर हमने नमक मिला दिया पानी में या चीनी हमने मिला दी तो ये जल्दी से घुल जाती हैं। तो वैसी कंडीशन में सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए देर से घुलने वाली कोई अशुद्धि मिलाई है तो वैसी कंडीशन में ये घट जाता है। जैसे मान लीजिए हमने तेल मिला दिया तो पानी में तेल नहीं मिलता है या ऊपर तैरता रहता है, इस वजह से पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? घट जाता है। या मान लीजिए हमने इसमें कोई सर्फ या साबुन जैसी कोई चीज मिला दी, वो भी बहुत देरी से घुलती हैं, तो वैसी कंडीशन में भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन किसी भी द्रव की सबसे ऊपर की परत का एक गुण है और ये परत एक ठोस की तरह व्यवहार करती है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में हम बात करें तो जो बरसात की बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से हो जाती हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि हर एक चीज़ अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करती है, तो जब पानी की बूंदें अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करेंगी तो वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो जाएंगी? गोल हो जाएंगी। सुई पानी पर तैर जाती है। आप देखेंगे लोहे का कोई टुकड़ा डालेंगे वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर एक सुई को किसी गत्ते के ऊपर रख देंगे तो धीरे 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 गत्ता पानी में डूब जाएगा, लेकिन सुई ऊपर तैरती रहती है। मच्छर इसी हिसाब से तैरते रहते हैं। कुछ मकड़ियों की प्रजातियां हैं जो पानी पर इसी वजह से तैरती रहती हैं। तो इन सब के पीछे क्या कारण होता है? सरफेस टेंशन कारण होता है। कपड़ों की धुलाई, वॉशिंग मशीन के लिए अभी हमने अपकेंद्र बल का एग्जांपल लिया था, लेकिन वॉशिंग मशीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कपड़ों के रोओं के अंदर जो पानी एंटर करता है, जो अंदर से गंदगी को धोकर के बाहर लेके आता है, वो भी किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। हम इसलिए पानी को क्या करते हैं, जब कपड़े धो रहे होते हैं तो पानी को थोड़ा गर्म कर देते हैं। गर्म करने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कम सरफेस टेंशन होगा तो पानी ज्यादा अंदर तक एंटर करेगा और गंदगी को ज्यादा घोल करके बाहर निकाल पाएगा। तो
तो एक ये वजह रहती है। दूसरी वजह हम क्या कर देते हैं, उसमें सर्फ या साबुन अगर उसमें घोल देते हैं तो उसकी वजह से, क्योंकि वो देर से घुलने वाली अशुद्धि है, इसकी वजह से भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कम सरफेस टेंशन वाला साबुन क्या होता है, पानी क्या होता है, कपड़े में ज़्यादा अंदर तक एंटर करता है, रेशे में ज़्यादा अंदर तक एंटर करता है और अंदर से गंदगी को खींच करके बाहर ले आता है। तो कपड़े धुलने के लिए भी सरफेस टेंशन के ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। मच्छर मारने के लिए क्या किया जाता है, जो भी गड्ढे होते हैं जहां पे मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है वहां पे मिट्टी का तेल या केरोसिन डाल दिया जाता है। केरोसिन डाल देंगे तो ऊपर की जो परत होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा, तो मच्छर के जो भी लार्वा होंगे जो ऊपर तैर रहे होते हैं वो सभी पानी में डूब जाएंगे। इस तरह से मच्छर मर जाते हैं और उनका प्रकोप बंद हो जाता है। गर्म चाय अधिक अच्छी लगती है। चाय अगर गर्म होगी, कॉफी गर्म होगी, सूप होगा, गर्म होगा, इसका मतलब कोई भी गर्म चीज होगी उसका सरफेस टेंशन कम रहेगा। सरफेस टेंशन कम रहेगा इसका मतलब उसकी फैलने की प्रकृति ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतना ही गोल होने की कोशिश करेगा। और जब ये चीज गर्म चीज जीभ पर जाएगी तो पूरी जीभ पर फैलने की कोशिश करेगी, जीभ के अंदर तक को हर एक कोशिका के पास ये पहुंचने की कोशिश करेगी और हर एक के पास जब ये पहुंचेगी तो इसका टेस्ट हमको क्या लगेगा, और ज्यादा बेटर हमको लगेगा। जब कई बार क्या हो जाता है कि सागरीय लहरें जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, अपने विकराल रूप में आ जाती हैं, तो वैसी कंडीशन में, क्योंकि लहरें कहाँ बन रही होंगी, सबसे ऊपर के एरिया में, सबसे ऊपर क्या है, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तेल छिड़क सकते हैं। जैसे ही हम तेल छिड़केंगे तो ऊपर की परत का जो सरफेस टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन खत्म होने की वजह से ये लहरें क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं।